आकाश ने जोर से हंसते हुए कहा। अरे यार, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं कि विंध्याचल स्टेशन पर रूहें घूमती हैं। भूत प्रेत जैसी चीजें होती ही नहीं। आकाश, तुम मजाक में उड़ाते हो, पर मेरे ताऊ जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। रात के 1 बजे पटरियों पर एक काली पोशाक वाली औरत खड़ी थी। जब उन्होंने नजदीक जाने की हिम्मत की तो वो अचानक धुंध की तरह गायब हो गई। तभी गांव के बुजुर्ग गुलाब काका वहां आ गए। तुम लड़के क्या जानो, उस स्टेशन पर जाने वाले कई मुसाफिर कभी लौटकर नहीं आए। ये कहानी मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आकाश ने उत्सुकता से पूछा। अरे काका, आप भी डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, ऐसा क्या राज है उस स्टेशन का? गुलाब काका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस स्टेशन पर जो दिखता है वो असल में होता नहीं, और जो असल में होता है उसे कोई देख नहीं पाता। गांव के लोग चुप हो गए। हवा अचानक तेज और ठंडी हो गई। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। ये बात आज से 25 साल पुरानी है, जब मेरे दोस्त दीपक की पोस्टिंग विंध्याचल स्टेशन पर हुई थी। उस रात जो हुआ उसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दीपक ने एक ऑटो रिक्शा लिया और विंध्याचल स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये विंध्याचल स्टेशन तो गांव से काफी दूर है। पता नहीं इतनी रात को वहां का माहौल कैसा होगा। स्टेशन पहुंचकर वो अंदर चला जाता है। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा था। अरे, कोई है क्या यहाँ? गार्ड साहब! पीछे से एक धीमी खड़खड़ाहट हुई। दीपक पलटा और देखा कि एक बूढ़ा गार्ड, जिसका नाम किशन था, हाथ में एक पुरानी लैंप लिए खड़ा था। कौन हो तुम? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दीपक हूँ। मेरी नई पोस्टिंग हुई है यहाँ विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर। सोचा पहले आपसे मिल लूं। पोस्टिंग बेटा, यहाँ तो रात में कोई नहीं रुकता, न अफसर, न कर्मचारी और ना ही कोई गाड़ी। क्या? लेकिन मेरे ट्रांसफर ऑर्डर तो यही कहते हैं कि मुझे यहीं ज्वाइन करना है। ट्रेनें कैसे नहीं रुकती? ये तो रेलवे स्टेशन है। सुन लो, यहाँ आधी रात के बाद कोई ट्रेन नहीं आती, और जो ट्रेन आती भी है वो असली नहीं होती। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं नियम से अपनी ड्यूटी करूंगा। दीपक ने किशन की बातों को अनसुना कर दिया और अपने छोटे से कैबिन में चला गया। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सन्नाटा आने वाले डरावने राज की दस्तक था। बाहर से अचानक किसी ट्रेन की धीमी डरावनी सीटी की आवाज आई। दीपक ने खिड़की से झांका, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट। अजीब है, सीटी तो सुनाई दी थी। दीपक को पूरा यकीन था कि उसने सीटी सुनी है। वो प्लेटफॉर्म पर गया। रात गहरा चुकी थी, हवा ठंडी और बेचैन थी। तभी अचानक पटरियों से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। ये आवाज तो ट्रेन की है। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन निकली। उसमें कोई रोशनी नहीं थी, न खिड़कियों में लोग, सिर्फ खाली टूटे फूटे डिब्बे, और डिब्बों की खिड़कियों से काली धुंध रिस रही थी। ये कैसी ट्रेन है? इस समय तो कोई गाड़ी शेड्यूल पर नहीं है। पीछे से किशन गार्ड की भारी आवाज आई। कहा था ना बेटा, ये ट्रेन असली नहीं है। ये उन बदनसीब लोगों की है जो कभी यहां से गुजरे थे और लौट कर नहीं आए। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी डरावनी आवाज देर तक सुनाई देती रही। स्टेशन अचानक और भी सुनसान हो गया। दीपक अब समझ चुका था कि विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर कुछ भी सामान्य नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ एक डरावनी शुरुआत थी। उस रात के नजारे ने दीपक को अंदर तक झकझोर दिया था। उस भूतिया ट्रेन का साया उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने तय किया
कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। नहीं, आज रात यहां रहना ठीक नहीं। जो मैंने देखा वो अगर सच था तो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दीपक भागा। स्टेशन का प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह सुनसान था। किशन गार्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक ने उसे ढूंढने के लिए आवाज लगाई, गार्ड साहब, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला, बस खाली प्लेटफॉर्म की गूंज वापस आई। दीपक स्टेशन से बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा और सुनसान रास्ता था। विंध्याचल गांव स्टेशन से लगभग 2 मील दूर था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कोई सवारी नहीं थी। पैदल चलना ही एकमात्र सहारा था। शायद आज दिमाग ज्यादा सोच रहा है। ये सब बस नजर का धोखा है। काफी देर पैदल चलने के बाद थका हारा और डर से कांपता हुआ दीपक आखिरकार आधी रात को अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा उस अनजाने डर की छाया साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी नेहा, जो उसकी चिंता में जाग रही थी, अरे दीपक, आज तो आपका ड्यूटी पर पहला दिन था, इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा जल्दी घर चला जाऊं। अच्छा, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रात के इस वक्त आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं नेहा, मुझे भूख नहीं है, बहुत थक गया हूं, बस सोना चाहता हूं। दीपक सीधे कमरे की ओर बढ़ गया। नेहा को लगा दीपक जी कुछ छिपा रहे हैं। पहली ही रात ऐसा क्या हो गया? थकान और बेचैनी से टूटा दीपक कब सो गया, उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन उसकी नींद चैन नहीं लाई, बल्कि एक ऐसे डरावने सफर का दरवाजा खोल दिया जहां हकीकत और वहम की सरहद मिट चुकी थी। दीपक सपने में देखता है कि वो फिर से विंध्याचल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। चारों तरफ घना कोहरा और गहरा अंधेरा है। अचानक दूर से ट्रेन की वही धीमी सीटी की आवाज गूंजती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं आती। बस पटरियों पर तेज डरावनी हवा चलने लगती है। ये फिर वही आवाज। कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक काली पोशाक वाली आकृति लहराती हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा धुंध में छिपा है। बस धीमी धीमी घुंघरू जैसी आवाज सुनाई देती है। दीपक घबराकर पीछे हटता है। काली पोशाक वाली वो रूह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसके कदमों के साथ कोहरा और घना होता जाता है। कौन है वहां? दीपक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। काली आकृति अब उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाली होती है। जैसे ही वो रूह पास आती है, दीपक घबराकर अचानक बिस्तर पर उठ बैठता है। उसके माथे पर पसीना है और सांसें तेज चल रही हैं। ये सपना था या सच? सुबह दीपक चुपचाप बैठा था। नेहा उसे बार बार देखती रही, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। दीपक ने धीरे से मन ही मन कहा, अब भागने से कुछ नहीं होगा। अगर ये स्टेशन सच में शापित है तो मुझे आज रात खुद वहां जाकर सच्चाई देखनी होगी। आज रात जो होगा देखा जाएगा। रात होते ही दीपक घर से निकला। रास्ता वही सुनसान था। पेड़ों से झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। उस रात दीपक का हर कदम उसे उस भयानक सच के करीब ले जा रहा था। वो फिर से स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचकर देखा कि धुंध और कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म पर वही काली पोशाक वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप साफ दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर काला, जैसे राख से बना हो, और आंखें लहू की तरह लाल। दीपक के हाथ कांप गए। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तू कौन है?
औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों के साथ जमीन पर अजीब आवाज होती, जैसे सूखी पत्तियां रगड़ रही हों। दीपक घबराकर पीछे हटा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। दीपक हांफते हुए गार्ड के क्वार्टर की तरफ भागा। दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, गार्ड साहब, कोई है? स्टेशन मास्टर साहब, कोई तो बाहर आओ, मदद करो। दरवाजा नहीं खुला। चारों तरफ बस वही काली परछाई और उस औरत के घुंघरू जैसी आवाज गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में पसीने से तरबतर दीपक स्टेशन मास्टर के दफ्तर के दरवाजे पर गिरा। दरवाजा अचानक खड़-खड़ की आवाज के साथ खुला और अंदर से वही गार्ड किशन हाथ में लैंप लिए बाहर निकला। अरे बाबूजी, आप इस वक्त यहां? क्या हुआ? इतनी घबराए क्यों लग रहे हो? मैंने अभी अभी देखा, काली पोशाक में एक औरत, उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो स्टेशन पर ही घूम रही थी, मुझे घूर रही थी। मैंने आपको पहले ही समझाया था बाबूजी, ये विंध्याचल स्टेशन आम स्टेशन जैसा नहीं है। यहाँ कोई रात को नहीं रुकता, क्योंकि इस जगह पर एक अधूरी आत्मा भटकती है। कौन है वो औरत? कई साल पहले यही प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास एक नर्तकी की दर्दनाक मौत हुई थी। उसका नाम पारो था। वो गरीब घर की थी और हर रोज अपने प्रेमी के लिए यही ट्रेन का इंतजार करती थी। एक रात तेज तूफान आया। वो गिरकर पटरियों पर जा गिरी और फिर कभी नहीं उठी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां भटक रही है, काली पोशाक और लाल आंखों के साथ, क्योंकि उससे शांति नहीं मिली। मतलब जो मैंने देखा वो सच था? हाँ बाबूजी, वो सच था। और अब मेरी एक बात मान लीजिए, ये जगह छोड़ दीजिए, वरना ये आत्मा आपको चैन से जीने नहीं देगी। बहुत लोग यहां टिकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा। उस रात के बाद दीपक ने तुरंत ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और कुछ ही दिनों में वो विंध्याचल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, विंध्याचल स्टेशन पर काली पोशाक वाली पारो की आत्मा घूमती दिखाई देती है, और जिसकी नजर उससे मिल जाए, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। ये कहानी है शांतिपुर गांव की, जहां पिछले कुछ हफ्तों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के मुखिया ने गांव के केंद्र पर सबको इकट्ठा कर रखा था। उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। सुनो शांतिपुर के वासियों, आज रात से भारी तूफानी बरसात शुरू होने वाली है, और तुम सब जानते हो, जब भी ऐसी तूफानी रात आती है, घने वन में रहने वाली बुरी शक्तियां जाग उठती हैं। मुझे लगता है वो पिशाचिनी फिर से सक्रिय हो रही है। माधव चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्गों में से थे, तुरंत बोले, मुखिया जी, आपने सही कहा। पिछली बार ऐसा ही हुआ था और एक आदमी की पूरी जान चूस ली गई थी। हर कोई तूफानी बरसात में घर के भीतर ही रहे। खास तौर पर आज रात कोई भी नगर से वापस आने की कोशिश ना करे। जयंत, जो कहानी का नायक है, वो कल ही नगर के लिए निकला था, जहां उसे कुछ जरूरी सामान खरीदना था। जयंत एक साधारण लेकिन बहादुर किसान था। वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, अब क्या करूं? मुझे आज रात तो नगर से लौटना ही होगा, वरना खेती का सारा काम रुक जाएगा। मेरी माँ भी मेरी राह देखती होंगी। जयंत ने फैसला किया कि वो शाम होते ही निकल पड़ेगा। उसने तेजी से नगर में अपना काम निपटाया और अपनी बैलगाड़ी लेकर शांतिपुर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने घने वन का रास्ता पार करना शुरू किया, तूफानी बरसात अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ी। बिजली कड़कने लगी और हवा इतनी तेज थी
कि बैलगाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। जयंत ने ठंड से कांपते हुए खुद से कहा, हे महादेव, आज तो सच में बहुत मुश्किल है, रास्ता भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते जयंत को दूर घने वन के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी पुराने और एकाकी घर से आ रही थी। अरे, इस वीरान जगह पर यह किसका घर है? ये कुछ अजीब है, पर इस बारिश में यहां रुकना ही बेहतर होगा। जयंत हिम्मत करके उस घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, कोई है? मदद चाहिए, मैं तूफानी बरसात में रास्ता भटक गया हूं। तभी दरवाजे पर काली शॉल ओढ़े एक बुजुर्ग दादी खड़ी हो गईं। अरे बेटा, तुम यहाँ इस वीराने में इतनी तूफानी रात को कहाँ भटक गए? जयंत ने पूरी बात बताई और एक रात रुकने की इजाजत मांगी। दादी ने प्यार से कहा, अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर तो आंधी है, यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। मेरा नाम दादी है और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती हूँ। जयंत अंदर आकर बैठ गया। उसने देखा कि वो कमरा बहुत ही पुराना और उदास था। दादी, आप इतनी अकेली यहाँ घने वन में क्यों रहती हैं? डर नहीं लगता? दादी ने गहरी सांस ली। क्या करें बाबू, जिंदगी की मजबूरियां हमें यहाँ ले आई हैं। मेरे पति के जाने के बाद गांव में लोगों ने हमें रहने नहीं दिया। अब मैं और मेरी बेटी तारा इसी पुराने घर में गुजारा कर रहे हैं। मेरी बेटी तारा अंदर सो रही है, वो शाम होते ही आराम करती है। चलो बेटा, तुम भी आराम करो। दादी चली गई। जयंत सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, साथ ही पायल की खनखनाहट भी। वो एकदम से उठकर बैठ गया। कौन हो सकता है इतनी रात को? क्या तारा उठ गई? उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है। जयंत तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद कमरे में हल्की सी आहट हुई और फिर पायल की आवाज दूर चली गई। अगले दिन सुबह जयंत बाहर आया। उसे लगा कि वो जाने से पहले तारा से मिल ले। तभी दरवाजे के पास एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में नमी थी। जयंत ने पूछा, अरे, आप तारा जी हैं? मुझे माफ करना, मैं बिना मिले जा रहा था। तारा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। अब आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं जयंत जी? आज सुबह जब मैं उठी, दादी वो लकड़ी लेने वन में गई थी। वहाँ एक भयानक जानवर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें ले गया। जयंत ये सुनकर हिल गया। क्या? ये कैसे हुआ तारा जी? मुझे माफ करना, मैं रात को यहाँ था और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। तारा ने रोते हुए कहा, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ जयंत जी। मेरा कोई नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। जयंत का दिल पिघल गया। माधव चाचा और मुखिया की चेतावनी एक पल के लिए उसके दिमाग से निकल गई। उसने कहा, तारा जी, आप अकेली नहीं हैं। मैं आपको इस घने वन में नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ शांतिपुर गांव चलिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी है। तारा ने आंखों में चमक लाकर कहा, क्या सच में आप मुझे ले जाएंगे? मैं आपके साथ चलूंगी, पर आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कहां से आई हूं। जयंत मान गया। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर शांतिपुर गांव की ओर चल पड़े। शाम होते होते जयंत और तारा गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। मुखिया और माधव चाचा समेत कई गांव वाले गांव के केंद्र पर बैठे थे। मुखिया ने जयंत को देखते ही कहा, जयंत, 2 दिन कहां लगा दिए? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? इस तूफानी बरसात में किसी अजनबी को लाना ठीक नहीं। मुखिया जी, ये तारा है। वन में अकेली हो गई थी, मैंने इसे सहारा दिया है। ये हमारे गांव में ही रहेगी। माधव चाचा ने आंखें सिकोड़ ली।
बेटा जयंत, तू नहीं जानता तूफानी बरसात में मिला सहारा हमेशा अच्छा नहीं होता। मैंने कहा था पिशाचिनी सक्रिय है। जयंत ने बात काट दी। चाचा, आप अंधविश्वास में मत पड़िए। तारा बहुत सीधी लड़की है। जयंत तारा को अपने घर की ओर ले गया। अगले दिन सुबह गांव में भयंकर शोर मच गया। सरोवर के किनारे विवेक नाम का एक आदमी मृत पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से सफेद था, जैसे किसी ने उसकी जान, उसका लहू सब चूस लिया हो। जयंत वहां पहुंचा, वहां सन्न रह गया। मुखिया और माधव चाचा घबराए हुए थे। माधव चाचा बोले, जयंत, यही तो मैंने कहा था, विवेक को किसी ने नहीं मारा। ये काम उस पिशाचनी का है। पिछले गांव में भी ऐसा ही हुआ था। गांव वालों की नजरें जयंत और तारा पर थीं। मुखिया ने जयंत से कड़े स्वर में पूछा, जयंत, ये लड़की असल में कौन है? क्या तूने तूफानी बरसात की रात में मिली उस रोशनी के बारे में सच बताया? जयंत गुस्से में बोला, सरपंच जी, तारा ऐसी नहीं है। जयंत इतना बोलकर वो घर की तरफ चला गया। जयंत घर आया। जो आज गांव में हुआ उसने अपने माँ को बता दिया। उसकी माँ घबराई हुई थी और जयंत से बोली, है बेटा, मुझे अब डर लग रहा है। तारा जैसी दिखती है वैसी नहीं है। आज रात तू सो मत जाना। जब वो बाहर निकले तो चुपचाप उसका पीछा करना। और हाँ, मेरी ये काली माता की माला अपने पास रखना, ये तुझे बचाएगी। रात गहरी हुई। जयंत सोने का नाटक करते हुए लेटा था। उसे फिर से पायल की वही खनखनाहट सुनाई दी। तारा चुपचाप कमरे से बाहर निकली। जयंत माला को हाथ में कसकर पकड़कर दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा। तारा सीधे घने वन की ओर जा रही थी। जयंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि तारा एक किसान की तरफ जा रही थी, जो देर रात खेत पर काम कर रहा था। अगले ही पल तारा का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और मुंह पर भयानक निशान उभर आए। वो पिशाचिनी की अपने असली रूप में आ गई थी। उसने उस किसान पर झपट्टा मारा। ये देख जयंत का खून जम गया। वो समझ गया कि माधव चाचा और मुखिया सही थे। वो डर से धीरे धीरे पीछे हटा और मंदिर की ओर भागा। जयंत मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो कांप रहा था, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हे काली मां, हमें बचाइए। शांतिपुर गांव पर पिशाचिनी का साया है। उसने विवेक को मार डाला है। हे मां, आपका दर्शन दीजिए और इस विपदा से हमें बचाइए। हम आपकी शरण में हैं। जयंत की भक्ति देखकर काली मां स्वयं प्रकट हुई। जयंत, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे वह रक्षा कवच देती हूँ। इस मंत्र का जाप कर। जब तक ये मंत्र तेरी जुबान पर रहेगा, कोई बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। ओम क्रीं कालिकायै नमः, रक्षस्व माम सर्वतः। इस मंत्र का जाप उसके सामने जाकर करना है। इस मंत्र से जलकर राख हो जाएगी और दोबारा कभी इस गांव में नहीं आएगी। जा, उसका अंत कर। जयंत तुरंत माला और मंत्र लेकर घर की ओर भागा। उसने घर पहुंचकर तारा को आवाज दी। बस बहुत हो गया तारा, मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है। तुम कोई अनाथ नहीं बल्कि पिशाचिनी हो। गांव के लोगों को मारना बंद करो और यहां से चली जाओ, वरना। तो तू रोक रहा है मुझे? तारा हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब पिशाचिनी की क्रूरता थी। वो तुरंत अपने भयानक रूप में आ गई। जयंत ने बिना डरे पूरी ताकत से काली मां का मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम क्रीं कालिकायै नमः, रक्षस्व माम सर्वतः। पिशाचिनी तारा चीख पड़ी। बंद कर ये मंत्र। ये मुझे जला रहा है। तू नहीं जीत पाएगा। जयंत मंत्र जोर जोर से चिल्लाता रहा। पिशाचिनी वहां से धुएं की तरह गायब हो गई,
लेकिन जाते जाते उसने एक भयानक चेतावनी दी। ये तूफानी रात खत्म हो गई, पर मेरा अभिशाप नहीं। मैं वापस आऊंगी जयंत, तुझे और तेरे शांतिपुर गांव को खत्म करने। मैं वापस आऊंगी। जयंत ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन काली मां के आशीर्वाद से उसने फिलहाल शांतिपुर गांव को बचा लिया।